हमारे साथ अब ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि उनका मार्केट पर इस समय क्या व्यू बन रहा है। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले आपसे इस स्पेस से शुरुआत करता हूं जहां पर सबसे ज़्यादा पेन रही है पिछले एक महीने में, ईएमएस स्पेस। केस ने लीड किया इसको, लेकिन बाकी स्टॉक्स भी गिरे हैं। यहाँ पर क्या अब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बाइंग बनती है, या अभी भी ये स्टॉक्स काफ़ी महंगे हैं और शायद अभी भी इन्हें लेना फ़ायदेमंद ना हो? आपका क्या व्यू रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, एक फंडामेंटल कॉल तो हमें सेक्टर पे लेना ही पड़ेगा, बट सेक्टर के कॉल से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट स्टॉक कॉल होती है, बिकॉज अच्छे सेक्टर में बुरे स्टॉक्स हो सकते हैं और नॉट सो ग्रेट सेक्टर में भी अच्छे स्टॉक्स निकल सकते हैं। तो अल्टीमेटली बिग पिक्चर ये है कि हमें इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो इकोसिस्टम है वो डेवलप करनी है। गवर्नमेंट सीरियस है, प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड है, इनफ सब्सिडीज और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चर करें। तो हमने देखा है कि जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज है, चाहे वो चाइनीज हो, कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हो या एप्पल जैसी जो कंपनीज हैं, वो बहुत ही बड़े पैमाने में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी कर रहे हैं और प्लान्स बहुत ज्यादा स्केल अप करने के हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो लॉन्ग टर्म 3-5 साल की स्ट्रक्चरल हाई ग्रोथ स्टोरी है, वो सेक्टर के लिए कुछ चेंज हुई है। ये बिल्कुल बरकरार है, जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो डेफिनेटली है। अ, फिर अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक आए तो नो, देयर आर सम कंपनीज जो है वो काफी अच्छी तरह से अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर रही हैं, और जिनकी कैपेक्स जो प्लान्स हैं वो इतने हाई नहीं है, वो एक लो रिस्क जोन में आ जाती हैं। देन देयर आर मोर एम्बिशियस कंपनीज जो कहती है कि हम थोड़ा गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे, और पीएलआई स्कीम जो सेमीकंडक्टर में है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जो पीसीबी असेंबली वाली जो इकोसिस्टम है, उसमें हम गवर्नमेंट्स के साथ करके भी कैपेक्स सब्सिडी वगैरह लेके सेमीकंडक्टर में जाएं या अलग सेक्टर, तो वो जो कंपनी है वो थोड़ी हाई रिस्क हो जाती है, क्योंकि उनकी फिर जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैश फ्लो नेगेटिव हो जाती है फॉर अ शॉर्टर टर्म। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आएंगी। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स जब यूफोरिया में होती है तो सारी जो रिस्क हैं वो इग्नोर करती है। जब मार्केट करेक्शन में आती है तो रिस्क और हाईलाइट हो जाती है और स्टॉक्स ज्यादा करेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से जो जो सही है वो समवेयर इन इन मिडिल है। तो डेफिनेटली सेक्टर का कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, अभी भी बहुत ब्राइट है। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी करेक्शंस हुई है, और जब करेक्शंस होती है तो अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो अपनी जो रिस्क एपिटाइट है, अपनी जो एनालिसिस करके ये सेगमेंट में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। ईएमएस स्पेस का हमने जिक्र कर लिया, लेकिन ओवरऑल मार्केट पर व्यू जानना चाहूंगी आपसे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई फोन पर, एक पॉजिटिव सिग्नल मिला आज मार्केट को, और ट्रेड डील से रिलेटेड स्टॉक्स भी देखें आप, वो चल रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट पर फिलहाल क्या व्यू बन रहा है, और क्या अब जो 2025 जैसा रहा, अब 2026 की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे, तो क्या एक बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद की जाए? नमस्कार श्रेया, डेफिनेटली, क्योंकि जैसे आपने कहा, एक अच्छी प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों देख चुकी है मार्केट। तो एक बेस जो है वैल्यूएशन का या तो अर्निंग्स का, वो एक लो लेवल पे हम सेट करके 2026 को एंटर कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर 2026 को एंटर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कंप्लीटली रिस्क फ्री जोन में नहीं है मार्केट। जो हमारी रिकवरी है, जो हमारी मैं कहूंगा रूरल रिकवरी है, वो अच्छी हो रही है, लेकिन क्या ये सस्टेन करेगी वो हमें देखना है। तो मैं कहूंगा कि बैंकिंग क्रेडिट जैसी जो पैरामीटर्स है, जो एक ब्रॉड इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करती है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स की जो अनाउंसमेंट्स हैं, जो अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करती है प्राइवेट सेक्टर सेंटिमेंट को, ये वेरिएबल्स हमें मॉनिटर करने चाहिए। बैंकिंग क्रेडिट हम अगले सॉरी पिछले 1-2 महीने देखें तो एक 9-10% की ट्रेजेक्टरी से 12% की क्रेडिट ग्रोथ पे आ चुके हैं। अगर ये सस्टेन होता है तो एक बहुत अच्छा सीजन सिग्नल मिलेगा मार्केट को। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ी हमें ग्रीन शूट्स दिख रही हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, ईएमएस स्पेस है, केमिकल स्पेस है, फार्मा स्पेस है, ऐसी काफी सारी स्पेस है जहां पे प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड है, आ रही है, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। ये भी अगर सस्टेन हुआ तो मेरे ख्याल से एक सिक्युलर ग्रोथ स्टोरी बन सकती है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस का मुझे इतना डर नहीं है अभी। फंडामेंटल भी काफी साउंड है। एक एफआईआई जो सेलिंग है वो बंद होए, ट्रेड डील हो जाए, एंड ये सस्टेन हो जाए, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है हमें 2026 में। ओके, मेरी जी, इस समय एक स्पेस जहां पर काफ़ी पैसा बना है वो है कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई स्पेस।
यहाँ पर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं क्या इन लेवल्स पर? ये तो हमारा वन ऑफ द प्रेफर्ड सेक्टर्स है ही, क्योंकि ब्रॉड थीम तो यही है कि जैसे इनकम लेवल्स और सेविंग्स बढ़ते हैं, तो जो सेविंग्स और इनकम लेवल को केटर करती है सेगमेंट्स जैसे कि ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस, फिर उसमें फिर एक्सचेंजेस आ जाती हैं, डिपॉजिटरीज आ जाते हैं, आरएनटी एजेंट्स आ जाते हैं, सारी जो इकोसिस्टम है जो सेविंग्स और कैपिटल मार्केट के लिए है, वो बैंकिंग सिस्टम या बाकी सब फाइनेंशियल्स से ज्यादा ग्रो करेगी ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। तो अगर हमें लगता है कि ये डेमोग्राफिक ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, मुझे कोई रीजन नहीं लगता है कि ये सस्टेन क्यों नहीं करेगा। तो एक ये जो सेगमेंट है कैपिटल मार्केट लिंक, वो एक हाई ग्रोथ सेगमेंट रहेगा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। ये हमारा डेफिनेटली प्रीफर्ड सेगमेंट रहेगा। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स प्रिफर्ड है मीर जी, लेकिन जिस तरीके से कमोडिटीज परफॉर्म कर रही है, पूरा आप देखिए, मेटल्स देखिए और प्रेशियस मेटल्स देख लीजिए, सिल्वर एंड गोल्ड, तो यहाँ पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया है क्या हाल फिलहाल में? कमोडिटीज में हमारी प्रेफरेंस प्रेशियस मेटल्स पे ज्यादा है। स्टील और एनर्जी, ऑयल एंड गैस, वो सेगमेंट्स में हम अंडरवेट रहते हैं टिपिकली, क्योंकि हमें ये सिक्युलर ग्रोथ वाली सेगमेंट्स नहीं लग रहे हैं। प्रेशियस मेटल में स्टोरी मोर मॉनेटरी, जो ग्लोबल पॉलिसीज अपनाई गई हैं गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के, वो मनी प्रिंटिंग वाला जो गेम कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रेशियस मेटल्स को एक सिक्युलर टेलविंड सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल रहा है। और प्रेशियस मेटल्स खेलने के लिए डायरेक्ट कमोडिटीज कंपनीज कम है इंडिया में, तो हम इनडायरेक्टली फिर उनको गोल्ड फाइनेंसियर्स उस तरह से ज्वेलरी कंपनीज वगैरह से प्ले करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ट्रेड डील को आप कैसे देख रहे हैं और इससे जुड़े हुए स्पेसेस में, सेक्टर्स में कोई अपॉर्चुनिटीज हैं क्या आपके हिसाब से? सर्टनली, एक तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ट्रेड डील काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न सिर्फ इकोनॉमी को फायदा या नुकसान होता है, लेकिन एक ग्लोबल सेंटिमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कॉर्पोरेट्स टुवर्ड्स इंडिया, वो भी एक ये ट्रेड डील से डिटरमिन होता है। तो मेरे ख्याल से एफआईएस की जो सेलिंग हम देख रहे हैं बहुत सारे महीनों से, ये पार्टली लिंक टू द ट्रेड अनसर्टेनिटी भी है, और अगर वो ठीक हो जाती है, डील हो जाती है, तो एफआई की जो कंटिन्यूस सेलिंग है, वो जो हो रहेंगे मार्केट पे, वो भी कम हो सकता है। तो टेक्निकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ट्रेड डील रेलेवेंट है काफी इंडिया के लिए। उसके लिंक जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल, उसमें बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर है, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज टू चूज फ्रॉम इतनी नहीं है, लिक्विड है, स्मॉल कैप्स वगैरह है। लेकिन जो बिगर थीम्स है, जैसे कि हम देखें ऑटो एंसिलरीज हैं, या तो फिर फार्मास्यूटिकल्स में, सीडीएमओ में, ये सब कंपनीज पे अगर देखें तो एक ओवरहैंग आ गया था, वो लिफ्ट हो सकता है। और एंड डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, ओवरऑल मार्केट को तो डेफिनेटली सेंटिमेंटल फायदा हो सकता है। ऑलराइट, शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मिहिर जी, और इन सब टॉपिक्स पर आप से बात हुई, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए।